हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रात के 3 बजे है बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि ये 12th के लेक्चर में थोड़ी सी देरी हो गई बच्चों। उसका रीज़न ये है कि कुछ फैमिली मेडिकल प्रॉब्लम्स थे बच्चों, थे क्या अभी भी है। लेकिन चलो लिव इट, शुरू करते हैं। ये सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 8 है बच्चों, सॉरी लेक्चर नंबर 9, सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 9। इससे पहले हमने सॉल्यूशन के 8 लेक्चर किए हैं। उसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में सीखा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, होलाटाइल सोल्यूट, नॉन होलाटाइल सोल्यूट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है ना। तो बेसिक चीज जो हम पढ़ रहे थे वो थी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो चीजों से बनता है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक जो कम होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, एक जो ज्यादा होता है उसको, सॉरी, एक जो ज्यादा होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट और एक जो कम होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। जो ज्यादा होता है, जो ज्यादा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है। तो आज हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आज का जो पॉइंट है, एक ही पॉइंट बचा है इस चैप्टर में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टीज पता होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे होते हैं। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म बच्चों। ठीक है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके, सॉल्यूशन के। इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं उसको बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसको क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलेंगे हम, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, लिखो, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, the physical properties of solution which depends on number of solute particle and not on nature of solute particle is called कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसको क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सारी चीजें होती है। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, किसकी, सॉल्यूशन की, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, मतलब आपने कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें ऐड किए। आपने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, वो फिजिकल प्रॉपर्टी को बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कम होंगे सॉल्यूट प्रॉपर्टी तो उसकी वैल्यू अलग होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल का नेचर कैसा है इस पे ये डिपेंड नहीं करता। What do you mean by not depend on nature of solid particles? तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल बता दूं बच्चों मैं आपको। सपोज हमने दो कंटेनर ले लिए, इसमें मैंने 1 लीटर सॉल्वेंट डाला और इसमें मैंने 1 लीटर सॉल्वेंट डाला, और सेम सॉल्वेंट है बच्चों, सेम सॉल्वेंट है। क्या है, सेम सॉल्वेंट है। अब एक सॉल्वेंट में क्या किया मैंने, 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए ग्लूकोज के, और दूसरा 1 लीटर जो मेरा सॉल्वेंट था, दोनों सॉल्वेंट सेम है, तो उसमें मैंने क्या किया, 10 मॉलिक्यूल्स ऐड किए यूरिया के। किसके, यूरिया के। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी होगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, इसके लिए भी वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें आपने ग्लूकोज डाला है या यूरिया डाला है। उसको सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ेगा कि आपने कितना ग्लूकोज डाला है और कितना यूरिया डाला है। अगर आपने 10 के बजाय 100 डाला होता तो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग होती और ये 10 वाले की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग होती। तो आपने दोनों में सेम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए होंगे, तो दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे होंगी बच्चों, सेम होंगी। ठीक है ना। तो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आपने सॉल्यूशन में कितने ऐड की है, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ग्लूकोज होने से, यूरिया होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने मॉलिक्यूल आपने ऐड किए हैं, इस पे जो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके 4 एग्जांपल हमें डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में। ठीक है ना। तो आज हम एक पूरी कंप्लीट कर लेंगे और उसके 2 न्यूमेरिकल भी करेंगे, थ्योरी ओरिएंटेड, डिटेल में। ठीक है। तो फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये ऑलरेडी देख चुके हैं हम, फिर से मैं रिवाइज कर दूंगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसमें एक एक्सप्रेशन भी देखेंगे थ्योरी का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये डिटेल में पढ़ेंगे हम, घबराना मत। ओके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
आगे के चारों हेडिंग यही है, इसके बाद की पहली हेडिंग ये है, दूसरी हेडिंग ये है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरी हेडिंग ये है बच्चों, डिटेल में पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एफपी, देखेंगे क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, कैसे होता है, डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में है बच्चों, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों देख लो, सिंपली आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए, व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड गिव इट्स एग्जांपल। तो क्या बोलेंगे आप, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए उस पे डिपेंड है, कौन से ऐड किए उस पे डिपेंड नहीं होता। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और उसके 4 एग्जांपल कौन कौन से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या है सर, एक एक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, सॉल्यूशन की, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हमारे सिलेबस में कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो लेट अस गो विथ फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जो अलग अलग बुक है बच्चों, अलग अलग बुक में सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए अलग अलग नोटेशन यूज होते हैं। अब इसमें हमें एक एक्सप्रेशन करना है थ्योरी के लिए, जो बोर्ड में हम लिखेंगे, तो उसके लिए मैं आपको सभी बुक के कन्वेंशन, एक 5 मिनट इन्वेस्ट हो जाएंगे हमारे, लेकिन कोई भी बुक यूज कर लो, आपको उसके मैं कन्वेंशन बता दूंगा, ठीक है। एक चीज याद रखो बच्चों, देखो हम सोल्यूशन बनाते हैं, देखो कन्वेंशन बता रहा हूं, पहले हम सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनता है 2 कंपोनेंट से, सॉल्यूशन बनता है 2 कंपोनेंट से। सॉल्यूशन में क्या होता है, एक तो होता है सॉल्वेंट, क्या होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा होता है, और दूसरा होता है सॉल्यूट। दूसरा क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट जो कम होता है। जो कम होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूट, और जो ज्यादा होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। अब एनसीईआरटी क्या कहता है बच्चों, एनसीईआरटी क्या कहता है, सॉल्वेंट को आप ए से रिप्रेजेंट करो, ठीक है, और सॉल्यूट को आप बी से रिप्रेजेंट करो, सॉल्यूट को आप बी से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और अब बोर्ड क्या कहता है आपका, कई बुक में ऐसे होता है, वन सफिक्स यूज करो सॉल्वेंट के लिए, और 2 सफिक्स यूज करो सॉल्यूट के लिए, 2 सफिक्स यूज करो सॉल्यूट के लिए। और दोनों के लिए एक कॉमन नोटेशन होगा, अगर उसके हेड पे आपने 0 रख दिया तो इसका मतलब होगा प्योर फॉर्म, इसका मतलब क्या होगा, प्योर फॉर्म। सिंपल बच्चों, सारी चीजें इसमें कवर हो गई। अभी मैं आपको बताता हूं क्या होगा, ये प्योर फॉर्म क्या होगा, 0 लिख दिया अगर उसके सर पे आपने, तो ये क्या होगा, प्योर फॉर्म, ठीक है। तो अब आप क्या क्या कह सकते हो, देख लो। अगर उसने बोला है N1, तो इसका मीनिंग क्या है, N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, और 1 मतलब क्या है, सॉल्वेंट, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, समझ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर N2 कहा जाए आपसे, N2 कहा जाए, तो N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मतलब सॉल्यूट, 2 मतलब सॉल्यूट। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, Na एंड Nb, कई बार स्मॉल n और कैपिटल N से भी डिनोट करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो Na क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो A किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, ऐसे 1 किसके लिए होता है, सॉल्वेंट के लिए, फिक्स है बच्चों, और 2 किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए, ऐसे B किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो अब सपोज आपसे कहा जाए x1, तो क्या बोलोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, जीटा, याद आ रहा है। अगर x2 कहा जाए तो क्या बोलोगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसके बाद सपोज आपसे कहा जाए m1, तो आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपसे कहा जाए m2, 2 मतलब क्या है बच्चों, 2 मतलब सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। आपसे कहा जाए w1, w1 मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1 मतलब सॉल्वेंट, w मतलब गिवन वेट, और w2 मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। अब 1 2 के जगह आप ab भी यूज कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, ये ma और ये आ जाएगा mb। तो m1 एंड ma हैज सेम मीनिंग, 1 मतलब सॉल्वेंट, a मतलब सॉल्वेंट, तो ये यूज कर सकते हो या ये यूज करते हो। तो एनसीईआरटी में क्या यूज होता है, a एंड b, और बोर्ड में क्या यूज होता है, 1 एंड 2। और सपोज आपसे ऐसा कहा जाए P1, तो क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अगर उसके सर पे आपने 0 लिख दिया तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हुआ ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, PA0, कुछ याद आया, PA0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A या वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ऐसे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और P1 क्या होगा,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है बच्चों जो इसमें यूज होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पढ़ना, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पढ़ते हैं तो इसमें हमें राउल्ट्स लॉ पढ़ना होता है। क्या होता है बच्चों? राउल्ट्स लॉ पढ़ना होता है, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा है। अब इसको डबल डबल हम टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको हम एक्सप्रेशन बना देंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे बच्चों? देख लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हो चुका है बच्चों हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमने देखा है अच्छे से, इसका प्रूफ बेसिक वेपर प्रेशर क्या होता है लेक्चर नंबर 4 या 3 में कुछ हो गया, अच्छे से देख लेना आप प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये प्रूव करना है हमें। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं लेंगे बच्चों, देखो आराम से देख लो। इमेजिन करो ये प्योर सॉल्वेंट है बच्चों, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट मतलब क्या होगा? वन होगा, वन मतलब सॉल्वेंट, टू मतलब सॉल्यूट। तो प्योर सॉल्वेंट मतलब P10, ये क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ, Vp मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, समझ रहे हो? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब वेपर प्रेशर जो होगा इसका, तो अब ये जो होगा ये वोलाटाइल होगा। कैसे होगा वोलाटाइल? तो वोलाटाइल मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? रिलीज हो सकते हैं, और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला सॉल्वेंट था। अब इस सॉल्वेंट पे क्या हो जाएंगे? कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे, जो क्या करेंगे? यहाँ के मॉलिक्यूल को एस्केप नहीं होने देंगे, यहाँ के मॉलिक्यूल को एस्केप नहीं होने देंगे, बट यहाँ के मॉलिक्यूल आराम से एस्केप हो सकते हैं। अब देख लो, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो इसके मॉलिक्यूल ज्यादा एस्केप हो सकते हैं, इसके मॉलिक्यूल कम एस्केप हो सकते हैं। मतलब ये ज्यादा वेपर बनाएगा, ये ज्यादा वेपर बनाएगा। अब ज्यादा वेपर बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर भी कैसे होगा? ज्यादा होगा। इसके वेपर का प्रेशर कैसे होगा? ज्यादा होगा। अब इसकी वेपर बनाने की एबिलिटी कैसी है? कम है, बिकॉज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया ना हमने, तो इसके वेपर बनाने की एबिलिटी कम है। तो अब इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो होगा P1। तो P1 को क्या बोलेंगे हम? P1 को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो P1 का पार्शियल वेपर प्रेशर, ओके, किसका? सॉल्वेंट का इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। और P10 क्या है? उसका प्योर फॉर्म में। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, अब देख लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। राउल्ट्स लॉ कुछ हम ऐसे लिखते थे, याद आया बच्चों आपको? देख लो, PA इज इक्वल टू PA0 इंटू XA, याद आया? अब सिर्फ हमें करना क्या है? A के जगह 1 रखना है बच्चों। A मतलब क्या? सॉल्वेंट। और बोर्ड के सिलेबस में A मतलब क्या रखते हैं? 1 मतलब सॉल्वेंट। उधर A मतलब CBSE में क्या था? सॉल्वेंट। और इधर 1 मतलब क्या है? सॉल्वेंट है। तो क्या करोगे आप? P1 इज इक्वल टू P10 इंटू X1। अब यहां पर आपको P10 पता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P1 पता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब मुझे बताओ, अब ये अगर P10 है, ये अगर P10 है और ये अगर P1 है, तो कौन सा ज्यादा है? P10 ज्यादा है, इसका वेपर ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा, और ये कैसा है? कम है, ठीक है ना। तो ये समझ गए आपको, P1 इज इक्वल टू P10 इंटू X1। ये सिंपली हमारा कौन सा लॉ है बच्चों? राउल्ट्स लॉ, जो हम इस फॉर्म में लिखते थे, इस फॉर्म में लिखते थे। अभी तक हमने बहुत न्यूमेरिकल किए इसके, ठीक है ना। जिसने भी 8 लेक्चर देखे होंगे उसको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो P1 इज इक्वल टू P10 इंटू X1 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, बट अब ये X1 क्या है? X1 है 1 मतलब सॉल्वेंट, और X मतलब मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, समझ रहे हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें पता है X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 होता है बच्चों, प्रूव किया है हमने, कॉन्सेंट्रेशन, ओके। X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। तो X1 क्या होगा? X1 तो लिख लिया हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसे X2 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन, X मतलब मोल फ्रैक्शन और 2 मतलब सॉल्यूट,
2 मतलब क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो आपके बोर्ड के बुक में क्या यूज किया है, 1 2, और एनसीईआरटी में क्या यूज किया है, ए बी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब x2, अब हमें यहाँ पे वैल्यू रखना है x1 के जगह, तो ये प्लस x2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, 1 माइनस x2, ठीक है। तो x1 के जगह देख लो बच्चों, ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P10 इन ब्रैकेट x1 के जगह 1 माइनस x2, 1 माइनस x2, अब P10 से मल्टीप्लाई करो, P1 इज इक्वल टू P10 माइनस P10 इंटू x2। अब क्या करो बच्चों, इस माइनस को इधर शिफ्ट करो, प्लस हो जाएगा, इस प्लस को इधर शिफ्ट करो, माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन लुक्स लाइक दिस, P10 x2, P10 x2 इज इक्वल टू P10, ये P10 माइनस P1, ठीक है। तो ये P10 माइनस P1 क्या हुआ बच्चों, P10 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो कि ज्यादा था, और P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इसमें हमने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया, जो कि वेपर्स को अड़ाएगा, मतलब जाने नहीं देगा, रिलीफ होने नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये P1 अब डेफिनेटली क्या होगा बच्चों, देख लो, P10 वी नो दैट P10 इज ग्रेटर देन P1, P10 इज ग्रेटर देन P1। तो हमने अच्छे से पढ़ा है P10 माइनस P1, हमने ऐसे पढ़ा है PA0 माइनस PA, समझ रहे हो, इसको हमने क्या बोला था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या बोला था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और PA0 माइनस PA डिवाइडेड बाय PA0, इसको हमने क्या बोला था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखा है हमने सारी चीजें, इसको क्या बोला था हमने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वही तो चीज करेंगे ना बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू x2। ये हमारा इक्वेशन प्रूव हो गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमने सीबीएसई के हिसाब से ऑलरेडी देख लिया है, आपके बोर्ड के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं। देख लो बच्चों, PA के जगह सिर्फ 1 दिखाई देगा आपको यहाँ पर, और मैंने आपको पहले ही समझाया है, ए मतलब सॉल्वेंट, 1 मतलब सॉल्वेंट, 2 मतलब सॉल्यूट, बी मतलब सॉल्यूट। तो इसको कैसे पढ़ोगे आप, ये हो गया आपका, ये क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू x2, x मतलब मोल फ्रैक्शन और 2 मतलब सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उतना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। हेंस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कई बार आपको घुमा देता है, आपको क्या देता है, वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन ट्रू और फॉल्स। आप और कॉन्फिडेंस में, अरे वेपर प्रेशर हाँ हमारे चैप्टर का है, ट्रू कर देते हो। वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों। वेपर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करता। Relative lowering of vapor pressure depends on mole fraction of solute. Hence, relative lowering of vapor pressure changes with number of solute particles. Hence, relative lowering of vapor pressure is a colligative property. Finish? चलो, अब इसके बाद हम देख लेंगे determination of molecular mass या फिर molar mass of a solute by using relative lowering of vapor pressure. ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, एक्सप्रेशन देख लेंगे हम किसके लिए, रिलेटिव मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, डिटर्मिनेशन ऑफ, लिखो एक्सप्रेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट। इस पे प्रॉब्लम भी आ जाता है कई बार, और इसके 2 प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं आज ही। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट यूजिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको 1-2 का फंडा समझना चाहिए। फिर से बता देता हूं, देख लो बच्चों, एनसीईआरटी में ए और स्टेट बोर्ड में 1 मतलब सॉल्वेंट, लिख लो, 1 और ए मतलब सॉल्वेंट, बी और 2 मतलब सॉल्यूट, बी और 2 मतलब सॉल्यूट। सिंपल, 1 या ए ये सफिक्स अगर आपने यूज किया तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और बी या 2 मतलब सॉल्यूट। तो ए बी यूज होता है एनसीईआरटी में, 1-2 यूज होता है बोर्ड में। तो बोर्ड में आपको 1-2 यूज करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन पूछा जाए 3 मार्क के लिए पूछता है। ठीक है, तो वी नो दैट हमें पता है, हमें क्या पता है, देख लो बच्चों, वी नो दैट इसकी शुरुआत कैसे होगी, वी नो दैट अभी जो प्रूव किया है उससे शुरुआत होगी। वी नो दैट P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू x2। समझ रहे हो, ये अभी हमने प्रूव किया,
ये क्या था बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, टू मतलब सॉल्यूट, टू मतलब सॉल्यूट। अब ये लिख लेते हैं क्या क्या है, तो P10 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, प्योर, जीरो मतलब प्योर, जीरो मतलब प्योर, और वन मतलब सॉल्वेंट, वन मतलब क्या बच्चों, सॉल्वेंट, ठीक है। P1 मतलब सॉल्यूशन में का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, ठीक है ना। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल जैसे पीए होता था, याद आया कुछ, पीए होता था उसके जगह P1 आ गया बच्चों, ठीक है। और सर पे अगर जीरो होगा तो प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो P1 इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में का पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। P10 होगा, P1 होगा। अब x2 क्या होगा, x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन, अब x मोल फ्रैक्शन होता है पता है हमें, जीटा मोल फ्रैक्शन होता है, और 2 मतलब सॉल्यूट, 2 मतलब सॉल्यूट। तो यही तो हमने डिक्लेयर किया था ना कि भाई x2 पे ये प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है, x2 मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर कम होंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम होगा। हेंस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे हमने डिक्लेयर किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देख लो, x2 के जगह क्या लिख सकते हो आप, x2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, कुछ याद आया बच्चों, ठीक है। x2 मोल फ्रैक्शन, उसका नंबर ऑफ मोल 2 का n1 प्लस n2, आप ऐसे लिखते थे ना यार, अगर xa होता तो na डिवाइडेड बाय na प्लस nb। अब a मतलब सॉल्वेंट, a मतलब सॉल्वेंट, a मतलब सॉल्वेंट, b मतलब सॉल्यूट। और अगर xb होता तो आप क्या लिखते, ऊपर nb नंबर ऑफ मोल ऑफ b डिवाइड बाय nb प्लस na टोटल नंबर ऑफ मोल। तो सिर्फ ए बी के जगह यहाँ पर 1 2 यूज हो रहा है, तो यहाँ बी था तो यहाँ बी था, यहाँ ए था तो यहाँ ए था, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, और नीचे 1 प्लस 2 ए प्लस बी, ठीक है। तो अब 1 किसके लिए है, 1 है हमारा सॉल्वेंट के लिए, 2 है हमारा सॉल्यूट के लिए। तो x2 इज इक्वल टू n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, तो n2 होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बच्चों समझ रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मतलब सॉल्यूट। और n2 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देख लो, n2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय m2। अब W2 मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, 2 मतलब सॉल्यूट, और m2 मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यही तो होता है ना भाई, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का पता कर रहे हो तो गिवन वेट भी सॉल्यूट का होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्यूट का होगा, ठीक है। अब n1 पता कर रहे हो, n1 क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जैसे n2 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वैसे n1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। 1 मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, 1 मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट। जैसे n2 क्या था, W2 बाय m2, वैसे n1 क्या होगा, W1 बाय m1, समझ रहे हो, W1 बाय m1। तो W1 मतलब गिवन वेट, 1 मतलब कौन, 1 मतलब होता है सॉल्वेंट, 1 मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट। और यहाँ पर ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका, 1 मतलब सॉल्वेंट का। तो आपको किसका मॉलिक्यूलर वेट पता करना है, आपको पता करना है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, एक ही होता है, सॉल्यूट का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, m2, तो आपको पता क्या करना है, m2 पता कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, देख लो, इस इक्वेशन को यहां पर पुट अप कर देंगे हम, क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू, x2 की जगह क्या रखोगे आप, n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब n1 और n2 क्या होते हैं बच्चों, n1 और n2 ऐसे होते हैं बच्चों, n1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और n2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मतलब सॉल्यूट। अब हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके लिए पढ़ेंगे हम, जिसमें हमारा सॉल्यूट 0.2 मोल से कम होगा, 0.2 मोल से कम होगा। तो n2 हमारा क्या होगा, 0.2 मोल से कम होगा, जो n2 होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मैं क्या कर सकता हूं, n1 प्लस n2 में, n1 प्लस n2 में एडिशन में, n1 प्लस n2 में, अब n2 0.2 है मतलब बहुत कम है ना बच्चों, तो n2 को मैं ऑलमोस्ट निग्लेक्ट कर सकता हूं, और n1 प्लस n2 को मैं क्या लिख सकता हूं, n1, बिकॉज मेरा n1 क्या होगा, 5 मोल, 6 मोल, 7 मोल, और n2 क्या होगा, 0.2 मोल। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए या सिंप्लीफिकेशन के लिए, फॉर्मूला के सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं n2 को निग्लेक्ट करूंगा, बिकॉज n2 हम जो पढ़ रहे हैं उसमें n2 क्या है, 0.2 मोल से कम है। ऐसे सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसके लिए हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ये अजम्पशन है बच्चों, अप्रोक्सीमेशन है। तो n1 प्लस n2 क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली n1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा, P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय
P10 इज इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा N2 और नीचे क्या आएगा N1। सिंपली P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1। P10 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P10 मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 मतलब सॉल्यूट, और N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब आप कहोगे सर N2 को आपने निगलेक्ट कर दिया ना, तो ये भी N2 को निगलेक्ट कर दो। तो कभी भी याद रखो बच्चों, चीज अगर छोटी हो या बड़ी हो, उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो ज्यादा अफेक्ट करेगा। सिर्फ एडिशन में उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा सब्सट्रैक्शन में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ना ऊपर है ना, मल्टीप्लिकेशन में उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, एडिशन का उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो N2 को हमने रिलीज कर दिया। अब N2 के जगह क्या रखेंगे देख लो बच्चों, ये P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू N2 के जगह क्या रखेंगे, N2 के जगह रखेंगे W2 डिवाइडेड बाय M2 होल डिवाइडेड बाय N1 के जगह क्या रखेंगे W1 डिवाइडेड बाय M1। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन मिलेगा P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू M1 W2, ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, M1 W2 डिवाइडेड बाय M2 W1। तो इस इक्वेशन से आप क्या पता कर सकते हो, M2, and what is M2? Molecular weight of solute. So by using this equation we can find out the molecular weight of solute. ठीक है ना। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या पता करेंगे, हम पता करेंगे मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो इसमें P10 क्या होगा, P10 होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कैसे मेजर करते हैं, बारोमीटर या मानोमीटर, हमने मेजर किया था ना, ठीक है ना। और P1 क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। M1 मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 मतलब मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, W1 मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और W2 मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल नंबर करते हैं 2.4, पेज नंबर 35, न्यूमेरिकल नंबर 2.4 ऑफ योर न्यू सिलेबस। ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, टेक्स्ट बुक में देख लेना। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 394 ग्राम ऑफ नॉन होलाटाइल सॉल्यूट, मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉन होलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट मतलब होगा 2। ये कितना है 394 ग्राम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रात के 3 बज रहे बच्चों, मेरे पास लॉगरिथम नहीं है, बस आज का दिन न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, कैलकुलेटर यूज करना या लॉगरिथम यूज कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर से 100% मैं लॉगरिथम के साथ आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, डोंट वरी। ओके। तो 394 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 622 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट होगा ना, ये दिया हुआ है 622 ग्राम, 622 ग्राम ऑफ वाटर, 390। ओके। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब P1, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा P1। तो P1 इज इक्वल टू क्या आ गया 30.74 मिलीमीटर ऑफ Hg। मर्क्यूरी मीटर से मेजर करते हैं ना, इसलिए मिलीमीटर ऑफ Hg, ये कंसेप्ट बात किया हमने। एट 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर का कोई काम नहीं। इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्योर वाटर का, तो P10 दिया हुआ है हमें, P10 दिया हुआ है 31.8 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब आपको पता करना है M2 मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है पता नहीं, बट सॉल्वेंट कौन है पता है हमें, कौन है H2O। तो H2O का मोलार मास होगा M1। तो M1 क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन क्या होता है 16। ठीक है ना। तो 16 और 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2, 1 का 1, 2 का 2, 16 और 2 18 ग्राम क्या होगा इसका M1 होगा। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सिंपली फॉर्मूला होता है P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू M1 W2 M2 W1। सिंपल बच्चों, 3 मार्क के लिए न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, सीधा सीधा डेटा दिया होता है, एक चीज आपको डिटरमाइन करनी होती है। ठीक है। तो P10 कितना है 31.8 मिलीमीटर ऑफ Hg माइनस P1 कितना है 30.74 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब बी केयरफुल बच्चों, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करते वक्त, डिवाइडेड बाय P10 कितना है 31.8 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, इज इक्वल्स टू विजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, बहुत जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इक्वल्स टू M1 W2 M1 कितना है 18 ग्राम इनटू
M1 W2 कितना है बच्चों, W2 है 394 डिवाइडेड बाय M2 पता करना है, M2 पता कर लेंगे, M2 इंटू M2, अब क्या बचा बच्चों W1, ठीक है ना, W1 कितना है 622। तो देख लो बच्चों अच्छे से समझो, ये M मिलीमीटर ऑफ एच जी ऊपर से कॉमन निकलेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब सब्सट्रैक्शन करते वक्त बी केयरफुल, हाँ कैसे करोगे सब्सट्रैक्शन, ये देख लो 31.8 डिवाइडेड बाय 30.74, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है बच्चों, आराम से ऐसे सब्सट्रैक्शन करना। तो ये 2 है तो ये भी 2 कर लेना, नहीं तो 8 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर दोगे आप, ठीक है ना, मिस्टेक हो जाएगी। तो ये 10 में से 4 गए, कितने बचते बच्चों 6 बच जाते हैं ना, 10 में से 4 गले चले गए, कितने बच जाते हैं 6, 7 बचे ना, 7 में से 7 चले गए 0, 1 में से 0 गया 1, 3 में से 3 गए 0, ठीक है ना, तो 1.06, ऊपर कितने आ जाएंगे 1.06, नीचे कितना हो जाएगा 31.8 इज इक्वल्स टू, अब ये कैंसिल कैसे होगा बच्चों, देख लो आराम से, 9 से हो जाएगा क्या, चलो 2 से करते हैं, बेन्नम 18 बेत्रिक 6 बेकबे अक्कर दोनी 22 अक्कर त्यांक नहीं जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलो तो क्या इस यहाँ पर लॉग यूज करेंगे, सिंपली हम कैसे करेंगे फिर, अब देख लो M2 पता करना है ना, तो M2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, देख लो बच्चों, देख लो क्या करेंगे, M2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये M2 ये M2 को इधर शिफ्ट कर लिया, इधर क्या बचा 9 इंटू 394, 9 इंटू 394 डिवाइडेड बाय 311, ये नीचे का ऊपर चला जाएगा इंटू 31.8, और ये जो ऊपर का था हमारा क्या आया था 1.06, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 1.06, तो ये नीचे चला जाएगा इंटू 1.06। अब इसको बढ़िया से कैलकुलेट करना, आप बहुत होशियार बच्चे हैं बच्चों, ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बी 342, 342, ठीक है, 342 क्या आ जाएगा बच्चों, ये तो आराम से निकल जाएगा, ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 9 3 27, राइट, 342 ग्राम पर मोल, 342 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, मतलब मॉलिक्यूलर वेट था ना, तो हम 1 मोल का डिटरमाइन करते हैं, तो ये पता करोगे आप तो क्या आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल, 394 इंटू 18 डिवाइडेड बाय, चलो हो गया। तो इस तरह से आप आराम से पता कर सकते हो, ये लॉगरिथम की मदद से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ओके, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। तो आप आराम से उसको ऐसे डायरेक्ट प्रैक्टिस मत करना, लॉगरिथम से ही करना पड़ेगा, थ्योरी के न्यूमेरिकल है बच्चों ये, ठीक है, थ्योरी फॉर थ्योरी, ओके। अब उसके बाद करते हैं बच्चों और एक न्यूमेरिकल, और इस लेक्चर को खत्म करेंगे बच्चों, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है बच्चों, देख लो 2.5 पेज नंबर 35, 2.5 न्यूमेरिकल ऑफ योर टेक्स्ट बुक, क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन of molar mass 78 gram per mole at certain temperature is 640 millimeter of Hg, मतलब P10 ये जो दिया है 640 mm of Hg, ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑलरेडी दिया हुआ है उसने, वन बोलना पड़ेगा, सॉल्वेंट है कितना है 78 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल, और ठीक है 640 मिलीमीटर ऑफ Hg, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑफ मास, मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड किया हमने 2.315 ग्राम, ठीक है, 2.315 ग्राम हमने ऐड किया टू 49 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब गिवन वेट ऑफ बेंजीन इज 49 ग्राम, ठीक है, ओके। तो आपसे क्या पूछा है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा बच्चों, P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विद वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये हो गया 600 मिलीमीटर ऑफ Hg, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, कोई प्रॉब्लम नहीं, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ही पूछेगा हर बार, घबराना मत, हाँ, और ये 3 मार्क के लिए आएगा। फिर से क्या करोगे, वही फॉर्मूला बच्चों, कोई रॉकेट साइंस नहीं, क्या फॉर्मूला है P10 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P10, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, M1 W2 M2 W1, यही तो फॉर्मूला है ना जो हमने डिराइव किया, ठीक है। अब उसके बाद P10 कितना है मतलब 640 माइनस 600, ये 600 है ना, डिवाइडेड बाय P10 कितना है 640 इज इक्वल टू M1 क्या है 78 ग्राम, ठीक है। W2 क्या है 2.315 डिवाइडेड बाय M2 पता करना है, एंड W1 कितना है बच्चों, किधर गया 49, सिंपली 640 में से 600 चले गए, 40 बच जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 640 हो जाएंगे, इनटू M2 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये M2 हो जाएगा,
ये 78 इंटू, इसको 2.3 भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2.3 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 1 4, 4 1 4, 5 6, 4 6 24, ये 16 हो जाएगा। ये 16 ऊपर शिफ्ट कर दो बच्चों, तो आपके लिए सिंपल कर दिया मैंने। M2 क्या होगा, 78 इंटू 2.3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 49। तो अब आराम से इसको विथ बाय यूजिंग लॉगरिथम सॉल्व कर लेना बच्चों। आप पता है लॉगरिथम की प्रोसीजर, तो ये आ जाएगा कुछ 72.23 ग्राम पर मोल, इसके नजदीक नजदीक भी चलेगा, ठीक है। 72.23 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहीं पर इस लेक्चर को करते हैं खत्म बच्चों, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब इसके बाद रेगुलर लेक्चर में भी आते रहेंगे। अभी मेरी जो प्रॉब्लम है बच्चों, अभी वो खत्म नहीं हुई, आपको पता है थोड़ा सा मेडिकल प्रॉब्लम है बच्चों, फैमिली प्रॉब्लम है। जल्दी मिलेंगे, जितनी पढ़ाई है आप रिवाइज करते रहो। अब मैं क्या करूंगा, जो ऐप पर लेक्चर सीरीज देख रहे हैं उन बच्चों के लिए 5 DPP डाल दूंगा, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ऑल टेस्ट में देख लेना आप और उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। जल्दी मिलेंगे, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।